अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर सरहदों से आगे बढ़कर सिफारती महाज तक जा पहुंची है। कतर और तुर्की की सालसी से होने वाले मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तंबुल में होगा और ये मुआहदा खित्ते में अमन के लिए किसी हद तक उम्मीद की एक किरण जरूर है, मगर खदशात अपनी जगह पर बरकरार हैं। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या यह मुआहदा अमली तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर ताउन साबित होगा या महज एक सिफारती कोशिश है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। खदशात के खात्मे के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी मुआहदे पर कितना अमल दरामद होता है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियाकार एडमिरल फैसल शाह साहब ने। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, मुआहदे को बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है और लगता यही है कि जैसे इस पूरे खित्ते में अमन हो गया है। शाह साहब, 2020 में भी तो एक दोहा मुआहदा हुआ था और कतर में ही हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि जो तालिबान रजीम है इन्होंने उस पर भी अमल नहीं किया था, उसकी भी खिलाफ वर्जियाँ की गई थी। तो इस मरतबा हम कैसे यकीन कर लें और इस मुआहदे से हम क्या उम्मीद रखें? बहुत शुक्रिया इमरान, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इस मुआहदे से एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि जंगबंदी हो गई और वो जो खदशात थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये कशीदगी बढ़ जाएगी और इससे कोई और फ़ायदा उठा सकेगा, तो वो खदशात कम अज़ कम फ़िलहाल ख़त्म हो गए। लेकिन सवाल बिल्कुल आपने सही उठाया है कि क्या इस मुआहदे से वो वजह ख़त्म हो जाए कि जिस वजह से ये जंग शुरू हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, तो वो एक बड़ा सवाल है। इसलिए कि देखिए, ये जो चीज़ें इसमें एग्री की गई हैं मुआहदे में दोनों तरफ से, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कई सालों से अफगान गवर्नमेंट को बता रहा है। 2021 से तो तालिबान विराजमान है हुकूमत में, तो इनको बदस्तूर पाकिस्तान बता रहा है कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, आप अपने इलाकों को कंट्रोल करें, आप उसमें से जो टेररिस्ट हैं उनको वहाँ ना पनपने दें, उनको हमारे खिलाफ कार्रवाइयों से रोकें। तो ये तो हम बतदरीज उनको बता रहे हैं और वो नहीं हुआ, उसके बाद ये जंग, तो क्या वो वजह हल हो जाएगी कि नहीं होगी? अब उसके कई मुहर्रिकात हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि उनका कंट्रोल ही ना हो शायद उन इलाकों पे या उन ग्रुप्स पे, और दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि आइडियोलॉजिकली लिंक हैं ये दोनों, तो हो सकता है इन्होंने नरम गोशा रखा हुआ उनके लिए, आंखें बंद की हुई हों और उनको ये कार्रवाइयों की इजाज़त दे रहे हों। तो ये दोनों मुहर्रिकात हैं और दोनों मुहर्रिकात ये डिस्कस होते हैं एनालिस्ट के दरमियान। अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी मुहर्रिक है उसका सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो हमसाया ममालिक हैं और हमसाए हमेशा ता क़यामत साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इसलिए उनके दरमियान किसी कॉन्फ्लिक्ट का होना ये कोई किसी के हक में अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फिर अफगानिस्तान को आप देखिए कि वो तो लैंडलॉक कंट्री है, पाकिस्तान से उसकी ट्रांजिट ट्रेड जाती है, ईरान से भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ से जाती है, वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से वो दरामद कर सकते हैं, हम उनसे दरामद कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है दोनों मुल्कों में। फिर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से अपने आप को लिंक करना चाहता है एनर्जी में, जिसमें अफगानिस्तान बीच में आता है। अफगानिस्तान को वो एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, उसको रॉयल्टी मिलेगी, उसमें उसको फ़ायदा है। तो ये चीज़ें इनकी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आती हैं और ये वही अपनी रट पे लगे हुए हैं और उसी चीज़ पे चले जाते हैं। 2020 में भी आपने देखा, अब भी आप देख रहे हैं। तो खदशात वही हैं कि क्या इस मुआहदे से वो मुहर्रिकात। शाह साहब, खदशात तो मौजूद हैं, लेकिन इस जंगबंदी के बाद जो कुछ इंटरव्यूज़ दिए ना उनके वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने, तो उसमें उनकी जो टोन बड़ी एग्रेसिव थी, एग्रेसिव पोस्टर हमें नज़र आया है और वो मसले को बार बार खींच के ड्यूरिंग लाइन की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। वो तो कहते हैं फर्जी लकीर है, तो ये जो बयानिया उनकी तरफ से सामने आ रहा है, इसका क्या मकसद है? देखिए, ये हमेशा से वो जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई लेवरेज हासिल करना चाहते हैं तो वो इस किस्म का बयानिया शुरू करते हैं और पाकिस्तान ने ये बताया हुआ है कि 100 साल पहले ये मामला ख़त्म हो चुका था, ये सब डिसाइड हो चुका है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई इबाम नहीं है पाकिस्तान और ना दुनिया को इबाम है। ये सिर्फ एक ज़रूरत के तहत
ये मसला उठाते हैं और फिर जब इनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो मसला ख़त्म हो जाता है। अब आजकल मसला ये है कि अफ़गानिस्तान इंडिया का प्रॉक्सी बना हुआ है, भारत का। भारत को हज़ीमत उठानी पड़ी हमारे हाथों मई में। अब भारत का ये वतीरा है कि किसी तरह पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की तरफ से फंसा के उनको उकसा कर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जाएँ। तो ये एक नेक्सस है। आप देखें कि जो मई में इंडिया की तरफ से फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी था, वो इस अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी झड़प हुई, इसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से भी वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये बहुत वाज़ेह इशारा है कि ये दोनों मुल्क ममालिक जो हैं वो आपस में मिल-जुल के कुछ काम कर रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि हम एक खित्ते में रहते हैं। वो हमारा ईस्टर्न नेबर है, ये हमारा वेस्टर्न नेबर है। बीच में हम हैं। अगर हम खुदा न खास्ता अनस्टेबल होंगे, तो ये दोनों भी स्टेबल नहीं हो सकते। खित्ते में तमाम स्टेबिलिटी जब आती है, जब खित्ते के तमाम ममालिक स्टेबल। अच्छा शाह साहब, हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो मुतालिबात उनके सामने रखे हैं, वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, वहीं से उनको ताउन भी मिल रहा है। वहीं पर जो दहशतगर्दों की जो कमीनगाहें जो हैं, वो सेफ़ हेवन्स जो हैं वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन एक उल्टा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर भी वो लोग लगा रहे हैं और शायद डेलिब्रेटली लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दाइश को ट्रेनिंग दे रहा है यहाँ पर, और लगता यही है कि वो हमें और अमेरिका को एक दूसरे के आमने सामने लेकर आना चाह रहे हैं। तो इस नैरेटिव का क्या मकसद है उनका? हाँ, जी, उनका बिल्कुल ये एक मज़े का ख़ैस नैरेटिव आया है सामने। और देखिए, पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार है। हम तो कई दिहाइयों से लड़ रहे हैं, हमने एक दफ़ा ख़त्म भी किया, फिर अब वो सर उठा रहा है, फिर हम उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जानें दे रहे हैं, हमारे फ़ौजी भी, हमारे सिविलियंस भी। तो हम दाइश को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जाके दुनिया में और तबाही मचाए, और पाकिस्तान में हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पे भी तबाही मचाना शुरू कर दे। मतलब ये बेगानों की बातें हैं ऐसी, इनमें कोई जवाज़ नहीं है। सिर्फ वो एक यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो इंडियन स्टाइल है नैरेटिव बिल्डिंग का, अफ़गानियों ने वो नैरेटिव बिल्डिंग का स्टाइल इनहेरिट कर लिया है इंडिया से, बल्कि उनके साथ मिल के काम कर रहे होंगे। और वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि किसी तरह जो पाकिस्तान का एक स्टेचर अच्छा हुआ है मई के बाद, उसको डैमेज किया जाए, उसको अफेक्ट किया जाए। हालांकि आप ये देखिए कि इंडिया तो खुद ओवरसीज टेररिज्म में पकड़ा गया है, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। तो हम मतलब हमने इतने फोल्डर डोजियर्स दिए हैं लोगों को इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में। अफ़गानिस्तान से जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके सबूत हमने लोगों को दिए हैं। तो हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का। हम कैसे टेररिज्म को पनप सकते हैं या उसको मतलब उसको जगह दे सकते हैं या उसकी परवरिश कर सकते हैं? ये बिल्कुल फजूल बात है। ये खामख़ी का एक काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत वीक है। और मतलब मुझे कभी उम्मीद है, मुझे यकीन है कि दुनिया इसको बाय नहीं करेगी। अच्छा, तो शाह साहब, अभी मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो इस्तांबुल में होगा, हफ्ते के रोज़ होना है उसने। 5 दिन अभी भी हैं हमारे पास। तो कुछ लोग कहते हैं 5 दिनों में भी बड़ा कुछ हो सकता है। तो तुर्कम बॉर्डर जो है वो भी खोलने का फैसला हो गया, अगले 24-48 घंटों में वो भी खोल दिया जाएगा। आपका नहीं ख्याल कि तुर्कम बॉर्डर खोलने में कुछ जल्दी कर रहे हैं हम लोग? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि बॉर्डर खोलने में जल्दी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर जब बंद होता है तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और यहाँ से उनकी रसद जाती है, उनकी ट्रेड जाती है, वो फिर किल्लत होना शुरू हो जाती है चीज़ों की। फिर फैमिलीज़ आपस में शादियाँ हुई हुई हैं, कबीले हैं एक जैसे, जो कि जिनका आना जाना मिलना जुलना होता है, तो वो मुश्किलात लोगों को ज़्यादा हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जंगबंदी तो हमने कर ली है और इंशाल्लाह ये जंगबंदी तो चलती रहेगी। असल जो रूट कॉज है उस जंग का, हमें उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि अफ़गान गवर्नमेंट भी इस दफ़ा सोचेगी, क्योंकि उनकी भी ठीक ठाक पिटाई हुई है पाकिस्तान के हाथों। और पाकिस्तान का तो ये रेड लाइन है जिस बताया हुआ है कि अगर दोबारा आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी दोबारा ये करने की काबिलियत रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उनको वो अकल के नाखून लेंगे, होश के नाखून लेंगे और ज़रूर इस बात को देखेंगे कि जो रूट कॉज है हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। उस रूट कॉज के साथ वो हमारे साथ इस तरह नहीं रह सकते, ये हमने उनको बता दिया और ये उनको समझ आ जाना चाहिए। शाह साहब, अभी बहुत तवील ये सरहद है, तकरीबन 2600 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद है,
और आप ये बताएं, पाकिस्तान ने अपने एंड पर कौन से ऐसे मेजर्स लिए हैं बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से बचा जा सके या वहां से दरअंदाजी ना हो सके? देखिए, ये एक लंबी ही नहीं बल्कि बहुत दुश्वार सरहद भी है, पहाड़ों का सिलसिला है और बड़ी मुश्किल जगहों पे भी जाके हमने फेंसिंग की है और बड़ी मजबूत फेंसिंग की है, डबल फेंसिंग की तरह की फेंसिंग है। फिर बीच में हमने चेक पोस्ट भी बनाई है, हमने गार्ड्स की पोस्ट भी बनाई है, मॉनिटरिंग भी होती रहती है। लेकिन ये इतना मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ता है, एरिया है कि यहाँ से फिर भी ये पॉसिबिलिटी रहती है कि लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकें। अफगानिस्तान को हम यही बावर कराते आए हैं कि हमने अपनी तरफ से इतने पैसे खर्च करके ये बाड़ लगाई है, आप बराए मेहरबानी इस बाड़ में हमें सप्लीमेंट करें, हमें कॉम्प्लीमेंट करें और अपनी तरफ के इलाके को कंट्रोल करें। अगर आप अपने इलाके को कंट्रोल नहीं करेंगे और उन लोगों को खुली छूट दे देंगे तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल रह जाती है जो पाकिस्तान ने बाड़ लगाई है, और उस एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि ये एक बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है, तो उसको उसमें कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बहुत सारी जगहों पे। फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है सामान यहाँ भिजवाने के लिए, टेररिस्ट का मटीरियल यहाँ पे भिजवाने के लिए। तो ये चीज़ें अफगान गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है कि उनके इलाके से ये कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं और ये क्यों नहीं रोकी जा सकती हैं। ये कह देना कि जी हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है और फिर जब नेगोशिएशंस होती हैं तो मान लेते हैं कि जी ठीक है, हम इनका सद्देबाब करेंगे, हम इनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, हम फला इलाके में ले जाएंगे। तो ये सब क्या है जी? एक तरफ आप मानते हैं कि जी आपके यहाँ से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आप इनका सद्देबाब कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और एक तरफ आप कहते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस डुअल पॉलिसी से निकलना पड़ेगा, इस दोगलेपन से निकलना पड़ेगा और ग्राउंड रियलिटीज को देख के उसके हिसाब से फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, इस ड्यूअल पॉलिसी से जो तालिबान रजीम है उसको निकलना और चीज़ तय हुई है उस पर अमल भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी तो हुई और उसके बाद पहला मरहला भी जो मुआहदे का वो भी मुकम्मल हो गया। दूसरा मरहला आज से 5 रोज़ बाद तुर्की में होगा, इस्तांबुल में, और देखना होगा कि जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं, डॉक्यूमेंट जो सामने आएगा, फिर उस पर भी नज़र होगी कि तालिबान रजीम ने उस पर कितना अमल दरामद किया या नहीं किया, और इस पूरा खित्ता जो है वो क्या आने वाले दिनों में यहाँ पर अमन रह सकता है या दोबारा से कुछ कशीदगी बढ़ेगी। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से जी आपको खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक बार फिर जेर बहस है। नए वज़ीर आला नई काबीना की तश्कील के लिए इमरान खान से मुशावरत करना चाहते हैं, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद आज 6 दिन गुजरने के बाद भी सूबा बगैर काबीना के चल रहा है, जिसके बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक चुके हैं, जबकि काबीना के ना होने से अहम मंसूबों की मंजूरी भी ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर करते हुए फरीकैन को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या चेहरों की तब्दीली पॉलिसी भी बदलेगी? वज़ीर आला और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, एक सूबा संभालना जो मुआशी दबाव, अमन व अमान के मसाइल और सियासी तकसीम से दो चार है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, तब्दीली तो आ गई, इस सूबे को नया वज़ीर आला मिल चुका, लेकिन काबीना अभी तक तश्कील नहीं दी जा रही। 6 रोज़ हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई। अगर इस हफ्ते भी मुलाकात नहीं हुई तो फिर भी काबीना नहीं बनेगी, और अगर काबीना नहीं बनेगी तो फिर हुकूमत किस तरह से चलेगी, और जो फैसले अवाम के लिए लिए जाने ज़रूरी हैं वो कैसे लिए जाएंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जो अवाम ने जो वोट दिया है वो इमरान खान के नाम पे दिया है, ना तो सुहेल अफरीदी के नाम पे दिया है, ना अली अमीन गंडापुर के नाम पे दिया है, ना मेरे नाम पे दिया है। ये डायरेक्ट इमरान खान के नाम पे था। अब कोई निशान भी नहीं था। आप ये भी नहीं कह सकते कि यार बल्ले के निशान को दिया है, बल्ले का निशान भी नहीं था। आप ये भी नहीं कह सकते कोई शख्सियत थी कि उनमें से 80-90% तो वो लोग थे जिनको शायद कोई जानता भी नहीं था पहले कि ये कौन लोग हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो इमरान खान के नाम पे वोट दिया है। अब जब ये सारे लोग आ गए हैं और इमरान खान के नाम की वजह से या उसकी मकबूलियत की वजह से जब ये पार्लियामेंट में आ गए,
तो अब इनमें कैबिनेट में कौन आएगा उसके लिए वैसे भी हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग देखिए, जब ये हुकूमत कहती है कि जी एक कॉन्वेंट बंदा, तो एक कॉन्वेंट बंदा तो लंदन में भी बैठा था, वो तो कॉन्वेंट भी था, वो तो मफरूर भी था, बगोड़ा भी था। उसके बावजूद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बहुत से लोगों के साथ ऑफिशियली चला गया लंदन, वहां पे बैठ के उसने सारा चीजें करके फिर वापस पाकिस्तान आया था। तो यहाँ पे तो हम क्या मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार एक उनके साथ मीटिंग कर लो, जो कि इमरान खान का एक आईनी हक है, जेल मैनुअल के लिहाज से भी और आइन के लिहाज से भी, कि उनको हफ्ते में 2 दफा जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं उनको इजाजत मिलनी चाहिए। कितने लोग हैं जिनकी उनके साथ इजाजत, उनके साथ मुलाकात हो जाती है? तो अगर इनकी मुलाकात करते, और ये फिर मतलब ही इज अ चीफ मिनिस्टर। अब जब जिस मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को भी एक दूसरा सूबा इजाजत ना दे मिलने के लिए, मुझे समझ नहीं आती उन लोगों को ऐसा क्या खौफ है इमरान खान से, या उनको क्या डर है इमरान खान से कि वो मुलाकात नहीं करवाना चाहते सोहेल अफरीदी साहब की। इमरान खान से मुलाकात करवा दे, चीजें शायद आपके हक में सुधर जाएं। मतलब चीजें तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारे हक में नहीं जा रही, वो तो वैसे भी नहीं जाएंगी। आप लोग तो बगैर किसी वोट के, बगैर किसी मैंडेट के आए हुए हैं। तो लेकिन हो सकता है इमरान खान कोई ऐसे काम करे, कोई ऐसे फैसले दे जो कि ओवरऑल आपके हक में चले जाए। तो मुझे इस बात की ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। इसके पीछे मंतक क्या है कि वो मुलाकात ना करने थे? अगर आपको समझ आती है कोई मंतक जो कि जायज मंतक हो, जो कि नाजायज ना हो, तो प्लीज मुझे भी समझा दें और पाकिस्तानियों को भी समझा दें। लेकिन हुमायूं साहब, नए वज़ीर आला पे भी तो इस वक्त तनकीद यही हो रही है कि वो तो एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग में भी, जो इजलास है उसमें भी शामिल नहीं हुए। दीगर जो वज़ीर आला हैं वो उसमें मौजूद थे। तो आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही रवैया सामने आ रहा है, तो फिर आपको कैसे इजाज़त मिलेगी इस मुलाकात की? देखिए, लेट्स पुट इट लाइक दिस, अगर आप इसको इवेंट वाइज देखें तो सोहेल अफरीदी साहब ने पहले कहा था कि मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने लीडर से मिल लूं उनसे। देखिए, ब्रीफिंग, एक जर्नल प्रिंसिपल डिस्कशन हो जानी चाहिए थी। वो अगर हो जाती तो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना होता। उसके बाद अभी जो आप कह रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम ना होता। आप ये मत कहें कि चूंकि सोहेल अफरीदी साहब इस जगह पे नहीं गए इस वजह से मुलाकात नहीं हो रही। सोहेल अफरीदी साहब उस मीटिंग में भी और बाकी चीजें भी इस वजह से नहीं कर पा रहे कि वो लोग इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। तो पहला जो गलत काम है वो हुकूमत वक्त कर रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हुमायूं साहब, अब आपको क्या लगता है, अब काबीना भी कोई नई काबीना लेकर आएंगे या पुरानी काबीना को, या उनमें से कुछ लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा? दूसरा ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर ने आपके ख्याल में कैसा डिलीवर किया, अच्छा किया या बुरा किया? और वो नए वज़ीर आला से वो कितने मुख्तलिफ थे और नए वज़ीर आला उनसे कितने मुख्तलिफ होंगे? देखिए, इस तरह होता है कि जब मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि एक कंपनी है, उसको मैंने टर्न अराउंड करना है या उसकी मैंने डायरेक्शन बदलनी है, तो मैं उसके सारी एम्प्लॉयज को नहीं चेंज करता, मैं उसका सिर्फ सीईओ को चेंज कर देता हूं। जब उसका सीईओ चेंज हो जाता है तो वो एक जो ओनर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, उनकी मशावरत के साथ वो नई पॉलिसी लेकर आता है। लेकिन बाकी काम करने वाले या वही रहते हैं या बाज चीदा लोग बीच में बदल जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे काबीना इन्हीं लोगों में से ही होगी, जो पहले जो एमपीए हैं उनमें से ही होगी। उसमें से बाज नए आ जाएंगे, बाज पुराने रहेंगे। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है। अब बात आ जाती है कि अली अमीन गंडापुर ने क्या इसके बाद पॉलिसी भी चेंज होगी पीटीआई की, और वो क्या होगी फिर? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी जो है ना, वो इमरान खान ने बड़े वाजे तरीके से बताई है कि उसके 2 हिस्से हैं। एक, उन्होंने कहा हुआ है कि इस सूबे में आप हर सूरत में आप अमन लेकर आओ। सो टारगेट क्या है? अमन। अब उनका मौकफ ये है कि वो अमन आएगा डायलॉग के साथ, ना कि ऑपरेशंस के साथ। प्राइमरी कॉज जो है ना, आप देखिए दोनों चीजें होती हैं।
क्या ऑपरेशन जरूरी होते हैं? बाद दफा ऑपरेशन भी जरूरी होते हैं। क्या डायलॉग जरूरी होता है? बाद दफा डायलॉग ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इनमें से प्रायोरिटी आप किसको करेंगे? आप पहले डायलॉग करेंगे, बाद में ऑपरेशन करेंगे। जैसे फर्ज करें आप एक किसी किसी मर्ज के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले आपको दवाइयां दे देता है कि ये कर लो, उसको अगर आप उससे ठीक हो जाते हैं आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप ऑपरेशन करते हो, बिल्कुल बाज़ दफा ऑपरेशन करना पड़ जाता है अगर बहुत ज्यादा मसला हो, जरूरत पड़ जाता है, लेकिन ऑपरेशन के अपने नुकसानात, अपने प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से आइडियली पहले ये होता है कि पहले आप डायलॉग कर ले, और जैसे अभी दोहा में हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें बात चीजें जो जो गलत हो रही हैं वहां पे पाकिस्तान हैज गॉट द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ एंड इट्स बाउंड्रीज। अगर कोई किसी बाउंड्री को इमेजिनरी समझता है तो वो उसके मतलब उसका मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच इज रियलिटी एंड व्हिच इज देयर। कहीं ये ना हो जाए कि वो इमेजिनरी लाइन उनकी तरफ ज्यादा खिसक जाए और किसी और तरफ ना खिसके। तो उन्हें कहें कि जरा मतलब बाज़ जगहों पे स्टांस फर्क होता है, बाज़ जगहों पे जरा फर्क होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है जनरली स्पीकिंग कि इमरान खान का पहला ये था कि अमन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उसमें वफाक और सूबे के तो दरमियान में हुकूमत की जो अभी एफर्ट्स चल रही हैं, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान रजीम के साथ, तो आप इसकी सपोर्ट करते हैं? आप इसको देखिए, हम इसकी सपोर्ट नहीं, हम ही तो ये कहते थे कि ये होना चाहिए। एंड में तो वही लोग बोलते रहते थे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, एंड में उन्होंने अपना ही है। हम तो समझते थे कि दिस से शुड बी, ये पहला स्टेप यही होना चाहिए था। काश वो लोग, मतलब यही मैं कह रहा हूं कि अगर इमरान खान से मुलाकात कर ले तो फिर वो कोई बाज चीजें बेहतर कर देगा। जैसे इमरान खान ने कहा भी है कि पाकिस्तान की खातिर आप मुझे सिर्फ इस एक चीज के लिए बाहर आने दें, मैं इस एक चीज को सेटल करके दोबारा जेल चला जाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों की कोई मरात लेने के लिए। आई वॉन्ट टू कम एंड प्ले अ रोल फॉर द कंट्री, वो एक चीज है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो जो एक पॉइंट जो ये हो गया था, दूसरा उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस के लिहाज से इस सूबे के अंदर चीजें ठीक होनी चाहिए। तो गवर्नेंस के लिहाज से उन्होंने कहा है कि इस यंगस्टर जो है उनको कहा है कि भाई आपने अपनी गवर्नेंस को ठीक करना है। और मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक अच्छा चैलेंज भी होगा और ये उनके लिए अच्छी और अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस ठीक नहीं थी। देखिए, इस तरह होता है कि अली अमीन गंडापुर की जो मेरे नज़र में जिस बेसिस पे इमरान खान का जो जो उनके ट्वीट से, चूंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई है तो मैं उनके जो जो उनके पैगामात आते हैं उनको जब मैं सामने रखे देखूं तो उसकी जो मेन वजह थी वो थी कि वो अमन, जिस तरीके से इमरान खान चाहते थे कि अमन आए, उस तरीके से अली अमीन गंडापुर शायद उतना डिलीवर ना कर पाए। उनका तरीक़ाकार शायद अमन के लिए जो था वो उस लिहाज से ठीक नहीं था। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ ठीक नहीं था, लेकिन उतना प्रोएक्टिव नहीं था, उतना वो एग्जर्ट नहीं कर रहे थे कि भाई मैं ये कर लूँ। तो उस बेसिस पे क्या, वरना मेरा नहीं ख्याल कि उनका एज फार एज गवर्नेंस का मसला है उनका बहुत ज़्यादा वो था। कुछ बीच में एलिमेंट्स डेफिनेटली होंगे, बाज़ जगहों पे शायद ज़रा सा, हर एक इंसान होता है कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, हो सकता है किसी एक आध जगह पे हो, लेकिन ओवरऑल अली अमीन गंडापुर इन द सर्कमस्टांसेस जिसमें अली अमीन गंडापुर था, इन द सर्कमस्टांसेस, उससे पहले जो पहली हुकूमत थी आपने देखा उस केयर टेकर हुकूमत के दरमियान में आपको पता है कितनी ज्यादा करप्शन हुई है कि एक एक जो जो ऑफिस का कोई भी बंदा है उसके घर के अंदर से कितने कितने पैसे निकले, ये उसी केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान में तो ये सारे घपले हुए थे, बहुत बड़े बड़े जो थे। अच्छा हुमायूं साहब, आखिर में सर ये बताइएगा, आप तो ये कह रहे हैं सूबा तो हम खुद चलाएंगे, उसकी पॉलिसी हम खुद बनाएंगे, लेकिन विफाक के साथ आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसा होगा? उनसे क्या बातचीत करेंगे? आपने ये भी कहा कि तालिबान रजीम से तो बात कर ली जाए और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोगों से, सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का इरादा रखते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर? देखिए, इस तरह है कि हम डेफिनेटली हर एक से बात करने का वो करते हैं, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। हमने कभी ना नहीं की कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि देखें आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको कहूँगा कि यार मेरे लिए ये प्रोग्राम में ये टाइम कर दो, आपको अगर मैं पूछ के बताता हूँ, तो फिर जब आपके पास ताकत ही नहीं है, आपने किसी से पूछना है, तो फिर मुझे बात बताए, क्या मुझे आपसे बात करनी चाहिए या उस ताकत से बात करनी चाहिए जिससे आप पूछेंगे?
जब हम किसी से भी बात करते हैं वो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे। तो फिर आप मुझे बात बताए ना, चाहे वो जज हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जो भी हो, वो कहते हैं हम लेकिन पूछ के बताएंगे। तो भाई लेकिन किससे आप पूछोगे, तो हम उससे बात कर लेते हैं ना। लेकिन जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे ना, ये मसला यहाँ पर ये है सर। नहीं देखिए वो ना, तो कहते हैं सियासी जमातों से बात करें। देखिए बात ये, अगर अगर वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे, वो डायरेक्ट अवाम की जो ताकत है ना, वो तो इमरान खान के पास है। और इन लोगों के ठीक। पास ये जो शहबाज शरीफ और ये गवर्नमेंट वगैरह, इनके पास तो कोई ताकत नहीं है। तभी तो ये कहते हैं पूछ के बताओगे। तो आप पीपल इन पावर और पावर ऑफ पीपल, अगर ये दोनों डायरेक्टली आपस में बातचीत कर ले, मेरे ख्याल में बहुत सारे इबाम खत्म हो जाएंगे और मुल्क बेहतर हाथ। अगर एट द एंड ऑफ द डे जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान सबसे पहले, तो फिर पाकिस्तान सबसे पहले के लिए बेहतर नहीं है कि जो पावर ऑफ पीपल है उसके साथ डायरेक्ट पीपल ऑफ पावर की बातचीत हो जाए। जरूर है दरमियान में ऐसे लोग आ जाएं जो कि ठीक है। इधर उधर सलूटे मारते फिर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया। और बातचीत से जी बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं इससे हल हो जाती हैं। लेकिन बातचीत शुरू किसने करनी है और मुज़ाकरात करने किसने हैं, ये अभी तक जो है वो तय नहीं हो पा रहा। और दूसरा ये कि KP से मुतालिक भी हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं कि 6 रोज़ हो गए हैं वहाँ पर, सूबाई काबीना अभी तक नहीं बन पाई। और उसकी वजह ये कि नए वज़ीर आला की मुलाकात नहीं हो पा रही बानी चेयरमैन PTI से। क्या जुमेरात को उनकी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि उसके बाद जो है वो उन्होंने अपना काम शुरू करना है और काबीना की तश्कील के बाद बड़े बड़े अहम फैसले भी लेने। फिलहाल छोटी सी ब्रेक जी, आप लोग हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबके को मुतासर किया है, मगर सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो किसानों को करना पड़ा है। खाद की बात की जाए, बीज, ज़राअत अद्वियात और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने ज़राअत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली ज़रूरी पॉलिसी को लेकर किसान जो तबका है उसमें काफ़ी मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जाता है। कुछ हुकूमती इक़दामात को सराहा भी जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो कुछ को गैर मौसर करार दिया जा रहा है। आज के इस हिस्से में, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये जानेंगे कि महंगाई ने किसानों की ज़िंदगी को किस हद तक मुतासर किया है और क्या वाकई हुकूमती पॉलिसियों से किसान मुतमिन है या नहीं। इस वक्त ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बुखारी साहब, हुकूमत का ये दावा रहा है कि वो किसान दोस्त हुकूमत है। अब हुकूमत की जानिब से गंदम पॉलिसी 2025-26 भी उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। आप चूँकि किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे? क्या आप हुकूमती इक़दामात से मुतमईन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया इमरान आपका और आपके सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि जो अभी पॉलिसी अनाउंस की गई है उससे कतन हम मुतमईन नहीं हैं। जो किसान हैं वो पहले ही परेशान हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए 2023 के अंदर जो है वो किसान को 3900 रुपये मिल रहा था, और अगर मैं आपको 2022 के अंदर ले जाऊं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त देखें कि गन्नम का रेट क्या था, खाद का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, बिजली का रेट क्या था। अगर वो मुआवजा करें हम और फिर आप 2022 में आ जाएं जब PDM की हुकूमत बनी, तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक सिर्फ DAP में जो है वो तकरीबन 2 से 2,500 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह जो यूरिया है उसके अंदर जो है वो 1,500 रुपए का कमोपेश जो है एक बोरी के पीछे इजाफा हुआ है। आप यूनिट देख लें तो वो तकरीबन कोई 60 रुपए को जा पहुंचा है, जो कि मैं पहले 13 रुपए के लगभग जो है वो अदा करता था ज़री ट्यूबवेल का। तो ये असल में ये पॉलिसी नहीं है, ये भी जो है वो थोड़ा सा एक दबाव महसूस किया, और आपने देखा है कि मईशत के ऊपर कितने बुरे असरात हुए। अगर इनकी ये पॉलिसियां इमरान दुरुस्त होती तो आप देखें कि पिछले साल जो है वो ग्रोथ दी 6.5 सिर्फ एग्रीकल्चर के जो है वो शोबे ने, और बाकी किसी शोबे ने सब माइनस में गए। तो अगर इनकी जो पॉलिसियां बेहतर होती तो आज जो है वही ग्रोथ जो है वो 0.5 पे आ गई, 5-6 पे आ गई। तो इससे ये पता चलता है। और फिर आप देखें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें
तो उसने बताया है कि 45% जो है वो लोग खतरे गुर्बत से नीचे आ गए हैं। सो ये जो इंडिकेटर हैं जो ये आपको बताते हैं कि पॉलिसी कहीं भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन बुखारी साहब, रिकॉर्ड गंदम हुई थी इस दफा, तो पंजाब भी परेशान रहा, सिंध भी परेशान है और आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तो ये क्या चक्कर है फिर? जी इमरान, चक्कर ये है कि ये इनकी पॉलिसी हैं। देखें, उनको इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, अभी भी वो इस बात को संजीदा ले नहीं रहे। मैं समझता हूं कि इन्होंने ऐलान किया कि जी 3500 रुपए प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो मुआहदा हो गया है। हम पूछना ये चाह रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर का कोई नाम भी है या वो कोई खलाई मखलूक है जिसके साथ जो है वो मुआहदा हो गया। आप EWR में पिछले साल इन्होंने हमें ये एक जो है वो सुनाया खुशखबरी के जी वो एक उस तरह से हम जो है वो गंदम खरीद करेंगे। और फिर क्या हुआ, हम अब तो ट्रस्ट डेफिसिट यानी बदएतमादी का ये आलम है कि हमें वज़ीर आला साहिबा अब जो भी कोई बात किसानों के हक में कहती हैं तो हम शक की निगाह से देखते हैं कि पहले हमें वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसान भाइयों आप गंदम बीजो, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। किसान ने एतबार किया और किसान ने सरप्लस दे दी गंदम। तो आपने किसान के साथ क्या किया? अब उस वक्त आपने कहा कि IMF जो है उसकी वजह से हम जो है ये नोटिफाई नहीं कर सकते, हुकूमत कीमत नहीं मुकर्रर कर सकती। तो पूछना ये है कि अब आपने 3000 का नोटिफिकेशन किस तरह से जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया। फिर आपने कहा था कि फ्री मार्केट होगी, आपने किस तरह से फिर जो है वो बैन सूबाई नकलो हमल पे गंदम की आपने पाबंदी आयद कर दी। आप किसी अपने एक बात पे तो रुकिए, ठहरिए। मैं ये कहूंगा कि जो इनके सलाहकार हैं, जो इनके पॉलिसी बना के देने वाले हैं, क्योंकि मरियम साहबा को तो कुछ नहीं पता ज़राअत के हवाले से, तो वो इनके खैर खा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आज भी जो इन्होंने 3500 कहा है हम उसे मुस्तरद करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप कम से कम जो है वो 4500 रुपए इसका रेट मुकर्रर करेंगे और हमें ये श्योरिटी देंगे, हम तब गंदम बीजेंगे। वरना गंदम किसान जो है वो पैरा किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। वो इसलिए कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके भी ख्वाब हैं, उसके भी इखराजात हैं। वो कैसे करे कि उसकी 3300 रुपया 3400 रुपया उसका जो बुखारी साहब वो बात आपकी ठीक है, आमदन जो है, लेकिन अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत जब भी ये बात करती है, या वज़ीर आला का जो आपने जिक्र किया है, उन्होंने यही कहा है कि मैं किसी किसान भाई का नुकसान नहीं होने दूंगी। दूसरा ये जो जितने भी सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पर जितना भी किसानों को नुकसान हुआ है वो उनकी तरजीहात में अब शामिल हुए हैं। आज हमने ये भी देखा कि मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा अफराद को 50,000 रुपये कैश भी दिया, ATM कार्ड्स भी दिए हैं। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो इनके साथ खड़े, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा ऐसा हिसाब है जो कि हुकूमत करती है तो उसके मुताबिक 3500 रुपये बनता है, आप करते हैं तो 4500 रुपया बनता है? देखिए, हम ये कहते हैं कि जिस तरह से खाद का रेट बढ़ा, डीजल का रेट बढ़ा, आप वो देख लेना। ये कोई इस तरह का कोई हिसाब किताब तो है नहीं जो ना समझ आए। तो आप ये देख लें कि उसमें बीज का जो है वो रेट बढ़ा, आपके डीजल का रेट बढ़ा, आपके यूनिट्स का रेट बढ़ा, आपकी लेबर का रेट जो है वो बढ़ा, जमीन की जो लीज है उसका रेट बढ़ा। तो किस तरह मुमकिन है कि देखें जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं और जो हमारी जो है वो क्रॉप है उनकी कीमत नीचे जा रही है। तो किसान को कहां से फायदा होगा? गुजारिश ये है कि हर मुल्क के अंदर देखें ये खरीद की जाती है और WER का मकसद मुझे नहीं समझ आती कि आड़ती खरीद करेगा, फ्लोर मिल वाला खरीद करेगा, कोई इन्वेस्टर खरीद करेगा, कोई इन्होंने कंपनियां बनाई हैं, चाहे वो खुद साख्ता होंगी, ये बाद में पता चलेगा। आपको पता है कि पता ही नहीं चला था और 35 लाख टन जो है वो गंदम बाहर से मंगवा ली गई और फिर सारा कहानी वहां से शुरू हुई और सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये बुखारी साहब, जो गंदम पॉलिसी जारी करने से पहले, इसकी मंजूरी से पहले, क्या आप लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ? क्योंकि आप तो स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी मुशावरत से ये चीज तय नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। कोई एक किसान भी आपको नहीं कहेगा कि हुकूमत ने बैठ के, जो हुकूमत तो मतलब उसकी सोच ही अजीब है। मैंने मीठी मीठी बातों को क्या करना है। मैंने आज सुना है वजीर आला साहबा की
वहां पे उखाड़े के अंदर वो बालपुर में वो गई हुई थी, तशरीफ ले गई थी। उनकी मेहरबानी है कि कभी वो हमें माफियाज से तशबीह देती हैं और कभी कहती हैं मैं सब कुछ आपके कदमों में ला के रख दूंगी। आपने तो हमसे छीन लिया, जो हमारी अपनी चीज थी वो छीन ली। 2200 अरब रुपए का जो है वो आपने हमें लॉस दिया गंदम के अंदर। आप किस तरह से जो वो कह रही हैं, आपने पॉलिसी किस तरह की पॉलिसी बनाई है कि आए दिन खाद के रेट बढ़ रहे हैं। आप अपने नेबर कंट्री को तो देखें, 1 अरब की आबादी है और वहां पे जो है वहां का जो पंजाब है उसके वजीर आला ने आप देखें कि डी सिल्टन के भी पैसे दिए हैं। उसने 7,500 रुपए पर एकड़ ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर वो तकरीबन 21-22 हजार से ऊपर बन जाता है। उन्होंने जो बीज है एक मन जो है जो इंडिया का पंजाब है वहां के वजीर आला ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है कि भाई गंदम बीजो तुम आप। और यहाँ हमारी हुकूमतें हैं कि वो आकड़ के बैठी हुई हैं और वो मतलब ना किससे मशवरा लेती। देखें, एक दफा वजीर आला वजीर आजम हर जिले से नुमाइंदा किसानों को बुलाए, उनसे सुने तो सही ना। वो तो ब्यूरोक्रेसी को बिठा के और यही ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेड़ा गर्क करेगी और फिर बाद में ये पछताएंगे कि हमने ये क्या किया। तो किसान जो है उसको तो आप देखें, आप क्यों कपास का बेड़ा गर्क हुआ? क्या कभी किसी ने इस बात पे गौर किया? कपास क्यों नहीं हो रही? आप मुझे बताएं कि ये गंदम को तो नीचे ले आई, क्या चीनी का रेट जो है उसको नीचे कर सकी मोहतरमा? आज भी 210 रुपए 220 रुपए मार्केट के अंदर रेट है और 134 रुपए जो है वो रेट। भाई साहब, चीनी को छोड़ें, टमाटर की बात करें। टमाटर की तो मुकामी फसल ही खत्म होगी पाकिस्तान से। 500-600 रुपए किलो मिल रहा है और वो ईरान से मंगवाने की प्लानिंग की जा रही है। इमरान, मैं वही बात कहता हूं, जब आपके मुल्क में हर चीज मुमकिन हो सकती है तो कभी आपने ये बंद कमरों में बैठते हैं, वहीं पे फैसले करते हैं। अच्छा, जब हम बाद सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो सुनता ही नहीं है, वो फैसला करके खुद ही बैठते हैं। अब पता नहीं कोई खलाई मखलूक है जिससे हुकूमतें हमारी मुशावरत करती हैं और वो जनाब उनको जो अपना कोई आमिल बताते हैं शायद, तो वो उसका वो ऐलान कर देती हैं। अब मुझे बताएं 3500 रुपए में किस तरह से किसान गंदम बीजेगा? अब उसको आप देखें कि अब गन्ना आगे आ रहा है, उसकी क्या पॉलिसी है? आपने कोई पॉलिसी नहीं दी। हुकूमतें जो हैं बाहर के मुल्कों में 10 साल 20 साल 25 साल की पॉलिसी बनाते हैं। हमारे यहाँ अब गन्नम देखें, ये कहते हैं बाहर से मंगवानी है, बाहर से मंगवा रहे हैं। आपने अभी बताया कि सब्जी हम ईरान से अभी मंगवाने की सोच रहे हैं। आप जो है वो अपने मुल्क के किसान को इंसेंटिव क्यों नहीं देते? आप इसको क्यों खुश नहीं देखना चाहते? आप इसको क्यों नहीं जो है वो उसकी अपना मदद जो है वो आप करते कि वो खुशहाल हो? देखें, जब तक किसान को उसकी फसलों का रेट नहीं मिलेगा, ये जितने इमरान आप कह रहे हैं कि वो कार्ड दे रहे हैं, वो फलां चीज कर रहे हैं, वो फलां चीज कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर फायदा होता इन स्कीमों का तो 1.5 साल से ये लगे हुए हैं, तो फिर ज़राअत के अंदर कोई तब्दीली आनी चाहिए थी। आपको इस तरह अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। आपको बाहर से अभी गन्नम भी मंगवानी पड़ेगी कि अभी 6-7 माह जो है वो उसको रहते हैं। आप कॉटन देके 300% आप ऑलरेडी से मंगवा रहे हैं। क्यों मंगवा रहे हैं? आप दालें जो है 6 महीने जो के अंदर 56 अरब रुपए की आपने दालें वाली। भाई ये मुल्क सोना उगलता है, लेकिन आप इससे लेने वाले तो बने। ठीक है, आपकी नाहली और नालायकी। बिल्कुल बुखारी साहब, बड़े बड़े अहम नुकात जी आपने उठाए बुखारी साहब, और आपको से यही लग रहा है कि जो किसान है ना वो इस हुकूमत से खुश नहीं है। पाकिस्तान नाज़रीन एक ज़रई मुल्क है और इस ज़रई मुल्क में किसान खुश नहीं है। कितनी अजीब ये बात है। और जैसे कि बुखारी साहब ने बताया कि जितनी फसलों को नुकसान पहुंचा है और फूड सिक्योरिटी के जिस तरह से खतरात लाहक हो चुके हैं यहाँ पर, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत किसान रहनुमाओं से मिले, किसानों से मिले और उनको एक टेबल पे बिठा के मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले किए जाएँ ताकि किसान भी खुश हो और पाकिस्तान में भी तरक्की आए। फ़िलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, चाहते हैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।